नमस्कार दोस्तों, सभी का हिंदी वाला क्रेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिएगा, आज हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो सभी एक वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिएगा, सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम वीडियो में करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो क्वेश्चन हम सीटेट में देखते हैं हिंदी से रिलेटेड, आप सभी को पता है कि सीटेट के अंदर जो है 30 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें 15 नंबर का आपका ग्रामर टाइप से पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी टाइप से पूछा जाता है। तो वही आज पोर्शन लेकर के हम आए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करें कि विचार एवं भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। विचार मतलब आपने पढ़ा होगा, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाषा पहले आई है, कुछ कहते हैं कि विचार पहले आया है। वो सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विचार की उत्पत्ति मनुष्य के मन में होती है, जिसके माध्यम से वह अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है। मतलब आपके मन में पहले प्रोसेसिंग चलती है, विचार आते हैं, इसके बाद वो उनको भावों को, आपके विचारों को वो व्यक्त करना चाहता है। ये एक तरह से अशाब्दिक होता है, क्योंकि पहले विचार आए हैं तो वो उनको व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ शब्द चाहिए, भाषा चाहिए। मनुष्य के जन्म के शुरुआती दौर में जब वह 2 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से वह अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने लगता है। मतलब जब स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है, उसके दिमाग में विचार जरूर होते हैं, लेकिन उनको बोलना भाषा के द्वारा जो बोले जाते हैं, लेकिन भाषा उतनी उसकी होती नहीं है, वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जैसे 2 साल का होता है तो कुछ एक बातों को धीरे धीरे बोलने लग जाता है। जहाँ तक भाषा के प्रयोग की बात है, यह आरंभिक अवस्था में सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए होता है। इस समय बालक की वैचारिक संरचना बन जाती है और वह अपनी पूरी उम्र इसी सहायता से अपने विचारों को व्यक्त करता है। सर्वप्रथम विचार अशाब्दिक होते हैं, मतलब विचार तो होते हैं लेकिन उनको उस बोलने के लिए वो शब्द उसके पास नहीं होते। 2 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को शब्द मिल जाते हैं और भाषा में तार्किकता आने लगती है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सामाजिक अंतरक्रिया के लिए होता है, लेकिन समय के साथ बच्चों को वैचारिक संरचना भी बन जाती है। देखिएगा, जब एक छोटा बच्चा है, सर्वप्रथम जो है, सबसे पहले जो है भाषा की जो क्रिया है, भाषा की जो अंतर क्रिया है वो सामाजिक तौर पे होती है। बच्चा धीरे धीरे कुछ शब्द बोलने लगता है, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड बोलता है, पेरेंट्स को बोलता है। मतलब धीरे धीरे वो भाषा या उसके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो भाषा के माध्यम से वो धीरे धीरे बोलने लग जाता है। देखिएगा, यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, कई बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से सीटेट के क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा, भाषा अर्जन और एक भाषा अधिगम, 2 मेन चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते भी हैं और बने भी हैं। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता अर्जित करता है। देखिएगा, ये बताया गया कि जो भाषा जो है वो एक प्रकार से भाषा सीखने की जो क्षमता है वो मानव में जन्मजात होती है। मतलब भाषा सीखने के साथ ही वो पैदा हुआ है। और कहा जाता है कि व्यक्ति का जो बायां भाग है, दिमाग का जो बायां भाग है, ब्रोका क्षेत्र भी कहते हैं उसको, वो भाषा से ही संबंधित होता है। ये चीज़ें कई बार सीटेट में पूछ ली जाती हैं। तथा बातचीत के करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। इस तरह जब कोई बालक भाषा अर्जन की इस प्रक्रिया को सीख जाता है तो उसके अंदर मानव भाषा ग्रहण करने की क्षमता अर्जित हो जाती है और वह इस तरह अर्जित की गई भाषा को बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों के माध्यम से आसानी से प्रयोग करता है। आप सभी को पता है, बालक को पहले नहीं पता होता, विचार तो उसके मन में होते हैं लेकिन उनको विचारों को किस प्रकार से बोलना है वो भाषा उसके पास नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से वो बातें बोलने लग जाता है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, मतलब
चेतन प्रक्रिया नहीं है। भाषा अर्जन धीरे धीरे अपने आप आपको आपके इन्वायरमेंट में, आपके सामाजिक इन्वायरमेंट में, आपकी अंत्य क्रिया से अपने आप स्वतः ही सीखी जा सकती है। मतलब उसके लिए अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए उस भाषा अर्जन का मतलब होता है कि जो अचेतन है स्वतः ही हो जाती है, अनभिज्ञ, आपको पता भी नहीं रहता, धीरे धीरे आप अंत्य क्रिया के द्वारा सीखते रहते हैं। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणीय नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होती है। मतलब इसमें व्याकरण का कोई मतलब होता ही नहीं है भाषा अर्जन में, और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बालक को एक प्राकृतिक संप्रेषण स्रोत की आवश्यकता होती है। इस तरह के माध्यम से वह भाषा सीख लेता है, अर्थात बालक जो है वो वातावरण और लोगों के बीच अंत्यक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है। इसमें व्याकरणिक नियमों की जरूरत नहीं होती है। आगे देखिएगा, भाषा सीखने एवं सिखाने के विभिन्न दृष्टियां क्या है। देखिए, दो मैंने आपसे चर्चा की है, एक भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है। मोटे तौर पे अगर बताया जाए कि जब हम शब्द, जैसे आपको, आप अपने ऊपर लगा के देखिएगा, आपको क्या याद है कि आपने कब भाषा, आपको कब बोलना आ गया था, कब भाषा के बारे में आपको पता लग गया था, इसके बारे में आपको याद नहीं होगा। जब बच्चा छोटा होता है वो धीरे धीरे पेरेंट्स से या उसके आस पड़ोस के वातावरण से बोलचाल के द्वारा धीरे धीरे एक एक शब्द सीखता है, फिर वो धीरे धीरे करके जो है वाक्य बोलने लगता है। भाषा अर्जन वही है, मतलब वो स्वतः हो जाती है, जिसका आपको पता भी नहीं लगता कब आपने भाषा सीख ली है। अवचेतन प्रक्रिया है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, इससे आप अनभिज्ञ होते हैं, आपको नहीं पता होता। स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप वो धीरे धीरे जब आप अंत्य क्रिया करते हैं तो आप सीख जाते हैं। ठीक है। अब भाषा अधिगम, भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। जब आप भाषा अधिगम करते हैं तो मतलब आप एकदम से कॉन्शियस होकर के उसको सीखते हैं। वो नियम प्रणाली से बंधी होती है, उसमें व्याकरणिक नियम भी सिखाए जाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भाषा अधिगम नियमों पर आधारित होती है, चेतन प्रक्रिया है, नियमबद्ध होती है। लेकिन भाषा अर्जन में कोई नियमबद्ध नहीं होती, चेतन प्रक्रिया भी नहीं है, अवचेतन प्रक्रिया है, और इसमें व्याकरणिक नियमों का कोई मतलब नहीं होता है, जो स्वतः सीखी जाती है भाषा अर्जन। ठीक है। आगे देखिएगा, भाषा अर्जन के बारे में कुछ पॉइंट है। जैसे हम देखते हैं कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के जो उसको जिस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ से वो उसी प्रकार की भाषा सीखता है। सहज प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं। आप धीरे धीरे सीखते रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपने भाषा को सीख लिया है। ये भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? देखिएगा, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर सकते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुन करके, लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातें सुन करके धीरे धीरे वो शब्द, वाक्य, ये सब बोलने लग जाता है। अगर हम बात करें मातृभाषा, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप जो है वो घर पर बोली जाने वाली भाषा होती है। मातृभाषा का मतलब जो प्रथम उसकी भाषा होती है, जिसको वो बोलता है, जिससे वो सीखता है आपके उनके आसपास के वातावरण से। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा को अर्जन करता है, मतलब जो अर्जित जो उसकी भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा ही कहलाती है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, उसका उसको खुद पता भी नहीं रहता, तो स्वतः ही सीख जाता है। इसलिए मातृभाषा जो है वो अर्जन या अर्जित भाषा आप कह सकते हैं मातृभाषा को। ठीक है। अब देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम जो है उसको हम दूसरी भाषा भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम सीखते हैं, व्याकरणिक नियमों पर आधारित होती है, चेतन प्रक्रिया होती है, प्रयासपूर्ण इसमें रहना पड़ता है और औपचारिक माहौल आपको मिलता है।
स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। आपको पता है स्किनर के बारे में, उन्होंने बताया कि वो पुनर्बलन से सीखी जाती है। वेंगोट्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखी जाती है। देखिएगा, सामाजिक क्रिया के द्वारा तो सीखी जाती है, लेकिन वो अर्जित भी की जाती है, क्योंकि बच्चा जब एक समाज में रहता है तो धीरे धीरे उस भाषा को सीखता है। आपको उसको मातृभाषा भी कह सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही वो सीखते हैं। व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाता है। देखिएगा, अगर अधिगम के बारे में बात करें तो उसमें व्याकरणिक नियमों को के तौर पर उनको समझा के सिखाया जाता है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाता है। ये बातें आपको कुछ पॉइंट की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन में अगर आपको मिले तो वहां से आप इसको पहचान कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। देखिएगा, एक अंतर वातावरण का है, दूसरा मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अर्जित, मातृभाषा को अर्जित किया जाता है, उसके लिए नियम नहीं होते हैं, उसके लिए व्याकरणिक कोई नियम नहीं होते हैं, वो स्वतः सीखी जाती है। स्वाभाविक है कि कोई भी बच्चा है वो जो भी भाषा सीखता है वो ये मान लो कि वो एक अर्जित करता है मातृभाषा को। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है वातावरण से। अगर उसके वहाँ पर जो मातृभाषा जो है वो अगर दो मातृभाषा मतलब माँ जो है या परिवार जो है जो अगर भाषाएं बोलता है, दो तरह की भाषाएं बोलता है, तो वो भी स्वतः वो सीख सकता है, उनको भी वो अर्जित कर सकता है अगर हम कहें तो। लेकिन सीखना अगर कहें तो सीखने में तो उसको व्याकरणिक नियम ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन आता है, लक्ष्य भाषा कौन सी होती है, टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है। लक्ष्य भाषा दूसरी भाषा को कहते हैं जो मातृभाषा से अलग होती है, या स्कूल की जो भाषा होती है। अगर स्कूल की भाषा मातृभाषा है तो वो दूसरी भाषा नहीं होगी, उसके अलावा दूसरी भाषा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई किसी की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन स्कूल में उसको अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसकी दूसरी भाषा हो जाएगी या लक्ष्य भाषा हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार के पॉइंट जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब आगे देखिएगा, भाषा के विविध रूप। देखिएगा, भाषा मातृभाषा के तौर पे भी होती है, भाषा राष्ट्रभाषा के तौर पर भी है, भाषा एक राजभाषा के तौर पर भी है। किस प्रकार से? मातृभाषा पहला रूप, बच्चा जो पहले वाक्य पहला शब्द जो सीखता है वो मातृभाषा में सीखता है। वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग मातृभाषा हो सकती है, होती भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो लैंग्वेज है वो उसका असर वही सीखेगा जो उसकी आसपास, उसका पड़ोस, उसका परिवार, उसकी माँ जो है वो जो भाषा बोल रही है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा हम हिंदी को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पूरे देश की भाषा होती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। राजभाषा हिंदी है, औपचारिक भाषा है हिंदी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम कहते हैं। 1963 में आर्टिकल 343(1) हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भाषा सीखने के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स टाइप से होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। कूकना जो है वो 6 सप्ताह का जब बच्चा होता है वो स्टार्ट कर देता है। बलबलाना 1 से 6 माह का, कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ थोड़ा बहुत वो रहता है। वन वर्ड जो है वो बोलने लग जाता है। वो बच्चा अलग अलग वेरी करता है, बच्चे सभी बच्चे सेम नहीं होते, आप सभी को पता है। कुछ बच्चे 1 डेढ़ साल में बहुत अच्छा बोलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे 4 साल में जाके बोलते हैं। टेलीग्राफिक व 2 शब्द जो है वो 1.5 से 2 वर्ष का भी हो सकता है, कर सकता है, बोलता भी है। लंबे उच्चारण 2 से 4 साल। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, ये चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। आगे अगर हम बात करें भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख विधि एक व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, सम्मिश्रण विधि है, संप्रेषण परक विधि है, आगमन और निगमन विधियों के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, इनको समझाएंगे हम। निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है।
ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया व याद कराया जाता है। व्याकरणिक विधि में जो है अन्य भाषा के जो नियम हैं उनको समझाया जाता है। इसके बाद शब्द समायोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास करवाए जाते हैं व्याकरणिक विधि में। ठीक है, अन्य भाषा के नियमों को समझाया जाता है व्याकरणिक तौर पे। अब व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर समायोजित है। व्याकरण अनुवाद में व्याकरण विधि भी और अनुवाद विधि भी है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा के अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता है, मातृभाषा के अनुवाद के रूप में इसको सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। मतलब इसमें क्या, व्याकरणिक जो अनुवाद विधि है उसकी अनेक सीमाओं के कारण, मतलब कुछ न कुछ उसकी उसके लिमिट्स भी रही हैं। ठीक है, इस उसके कारण इस विधि का भी प्रयोग हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थता के साथ साथ अन्य भाषा भी सिखाई जाती है प्रत्यक्ष विधि में। अब है सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। भाषा जो शिक्षण है उसमें व्यवहारिक पक्ष शामिल किए जाते हैं। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप वह शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, अब संप्रेषण परक विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को, जो प्रत्यक्ष विधि है को शुद्ध बनाते हुए, मतलब उसको और अच्छे से सही ढंग से उसको करते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। जैसे भाषा सीख रहे हैं तो उसकी संरचना भी सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है संप्रेषण। अब सीधा कम्युनिकेटिव जो अप्रोच या कम्युनिकेटिव मेथड जो होता है वो यही होता है। अब आगमन विधि होती है। आगमन होती उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में उसकी परिभाषा बताते हैं। ठीक है, निगमन होते नियम, निगमन नियम, नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आगमन और निगमन। इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो अब पियाजे के बारे में अगर बात करें, जिन्होंने भाषा से संबंधित कुछ विचार हम लोगों को दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं होगा जिसमें पियाजे से संबंधित कोई चीज़ ना आई हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। पियाजे ने अहम केंद्रित वाक दिया है। जिन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अहम केंद्रित वाक क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब बच्चा खुद से ही बोलकर बातें करता है, स्वयं से ही बातें करता रहता है, उसको अहम केंद्रित वाक कहते हैं। उसकी एज अगर देखें तो 2 से 6 वर्ष के आसपास होती है। बच्चा कोई भी काम करता है अपने आप ही वो बातें करता रहता है, अपने आप से ही वो बातें करता रहता है। भाषा एवं विचार, ये पियाजे के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया है फिर भाषा आई है, यानी कि पियाजे सबसे पहले विचार को महत्व देते हैं, भाषा को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि पहले विचार आया है, दिमाग में विचार आया है, फिर उन विचार को एक दूसरे से को बताने के लिए ही भाषा आई है। जिन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है, ये ध्यान रखना है। भाषा की बजाय विचार को जिन पियाजे ने महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है। अब एक और आपको पता है, लेव वाइंगोत्स्की के बारे में बात करते हैं तो उनका अलग विचार रहा है। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। इनके अनुसार निज भाषा, प्राइवेट स्पीच जिसको कहते हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सहायक होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बच्चा, या आप अगर बात करें इनकी पियाजे की, तो वो कहते हैं कि बच्चा जो स्वयं से जो बातें करता है ना, वो अहम केंद्रित वाक जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ यही है प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा बातें करता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बातें करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लेव वाइंगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है
जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव वाइंगोट्स्की ने इसका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत इसका नाम दिया गया है। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होता है। अब अगर हम बात करें सामाजिक वाक यानी कि सोशल स्पीच 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक 3 से 6 वर्ष की उम्र में, या आंतरिक मौन वाक जो है वो 6 वर्ष के बाद, इस प्रकार के जो इन्होंने 3 जो है एक स्टेप्स दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा और विचार, वाइंगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद वो मिल जाते हैं। मतलब भाषा अलग होती है और विचार अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो अलग अलग, देखे इसके ऊपर जो है बहस कितनी भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई कहेगा भाषा पहले आई है फिर विचार आए हैं, क्योंकि विचारों के लिए भी भाषा की जरूरत है। कुछ कहते हैं कि पहले विचार आए हैं फिर उन विचारों को बोलने के लिए भाषा की जरूरत रही है। ठीक है। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये चोम्स्की का है। भाषा अर्जन यंत्र या मंत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है। इन्होंने बोल एलईडी का जो, अगर एलईडी संबंधित है तो चोम्स्की से संबंधित आप लगा सकते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही व्याकरण से संबंध है, जिसमें भाषा अर्जन यंत्र है एलईडी। भाषा अर्जन 5 साल तक सबसे ज़्यादा होता है, अगर आप माने तो। अगर आप पढ़ें तो 5 साल सबसे जल्दी ऐसे वर्ष होते हैं जहाँ पे बच्चे का भाषा जो है वो बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। अब कुछ क्वेश्चन अगर देखें, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये बात एकदम से बिल्कुल सही है। ये सीटेट के क्वेश्चन है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर ये बोला गया भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाषा जो है अर्जन में नियमों की जरूरत नहीं होती है, भाषा अधिगम में नियमों की जरूरत होती है। भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके लिए आपको नियम नहीं सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से ही विकसित होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंत्यक्रिया, पियाजे ने बताया अंत्यक्रिया के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। सामाजिक वातावरण में भी कह सकते हैं, ठीक है, तो अपने परिवेश में भी कह सकते हैं। जब अंत्यक्रिया होती है तभी बच्चा जो है वो सीखता है। ठीक है। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कौन सी है। देखिएगा, जब आप ऐसे बात इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए, तो ये स्थिति परक हो जाएगा, वास्तविक और व्यवहारिक स्थिति। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, स्थिति के अनुसार जो भाषा सिखाई जाए। ठीक है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, अगर किसी को एक से अधिक भाषा का ज्ञान है तो वो क्या है, भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है? बिल्कुल नहीं। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थियों को उसके समय रूप करता है। नवीन भाषा सीखने सिखाने मदद करता है। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। देखिएगा, ये हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करता, बोझ बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम से नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है। एक से अधिक अगर भाषाओं का ज्ञान है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? देखिए, सेस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, ये तो सभी है, लेकिन प्रतिलिपि जो है उसका संबंध जो है बोलने के कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल, देखिएगा आपको पता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW, पहले श्रवण, फिर वाचन, फिर रीडिंग पठन और राइटिंग, ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो आप देखिएगा इसमें श्रवण सबसे पहले, लिसनिंग ही आती है। ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा है?
बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बच्चों में सदा दूसरों की बातें सुनने की आदत, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता, बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता। देखिएगा यहाँ पर सबसे सटीक और मैं सही आंसर होगा बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास। हिंदी भाषा शिक्षण, अगर उसको हिंदी भाषा अच्छे से आ गई, वो अपने विचारों को अच्छे से आदान प्रदान कर सकता है, तो हर एक बात को एक दूसरे को बताने के लिए उत्सुक रहेगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय खालिस्तान पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। अगर आप प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनकी भाषा का अगर आप आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? अलंकारिक भाषा के प्रयोग पर, व्याकरणिक ज्ञान पर, भाषा प्रयोग की क्षमता पर, साहित्यिक रचनाओं की जानकारी पर। देखिए अलंकारिक भाषा का तो कोई मतलब ही नहीं है, व्याकरणिक ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है, साहित्यिक रचनाओं की जानकारी की भी भाषा प्रयोग की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए कि वो भाषा को किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, उसमें भाषा को प्रयोग करने की क्षमता है या नहीं है, किस प्रकार से वो अपने भाव, अपने मन की बातें वो बोल पाता है, समझा पाता है। यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये पूर्णतः सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है? देखिएगा बिल्कुल एकदम से ये पूर्ण रूप से सत्य है कि बच्चे अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आप उनको कोई भी चीज़ बता दो, लेकिन अगर आप उनको ये चीज़ बताई तो बच्चा उसको अगर करके देखता है तो ही उसको वो सही मानता है, अन्यथा वो उसको इतना सही नहीं मानता है। बच्चे की जो समझ है वो तभी विकसित होती है जब उसको वो स्वयं अपना ज्ञान का निर्माण करता है। पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताबों के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। भाई चित्रों को देखती है और दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है, अर्थ के साथ पढ़ रही है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है नहीं। देखिएगा वो अर्थपूर्ण रूप से पढ़ रही है। अगर चित्रों को देखती है और अपने दोस्तों से उसी चित्रों के बारे में बातचीत करती है, इसका मतलब वो उसको ध्यान से पढ़ रही है, अर्थ के साथ उसको वो पढ़ रही है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार पूर्णतः सत्य है। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस में चलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है उनकी आपस में सामंजस्य होता है कि साथ साथ चलते हैं, तो एकदम से ये सही है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बाल आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है। ये लक्षण किस चीज़ का है? भी देखिएगा भाषा अगर पठन विकार से डिसलेक्सिया होता है, लेकिन लेखन से संबंधित आ जाए तो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है, और मैथ से संबंधित आ जाए तो डिस्कैल्कुलिया होता है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम प्रत्येक वीडियो जो सीटेट के क्वेश्चन से रिलेटेड है वो हम इसमें डालते रहेंगे। मैथ्स पेडागोजी हम करेंगे, साइकोलॉजी हमने कई सारी वीडियो डाली हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।